अगस्त 2014 हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए, इतना तो कर सकते हैं भाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के सांसदों से साल 2016 तक एक गांव को आदर्श बनाने की अपील की थी, लेकिन शायद पीएम मोदी की उस अपील का सांसदों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हरियाणा के सांसदों पर शायद कतई नहीं। इसलिए हरियाणा में आज भी सांसद महोदय के गोद लिए गांव अपने रहनुमाओं को ढूंढ रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कहने पर विधायकों ने भी गांव गोद लिए। विधायकों के बाद सरकार ने अधिकारियों को गांव गोद लेने के लिए कहा। कई अधिकारियों ने गांव गोद लिए भी, लेकिन आज तक कुछ गांव ऐसे हैं जिन गांव ने अपने आकाओं की सूरत तक नहीं देखी, जिनके कंधों पर उन गांव के कायाकल्प की जिम्मेदारी है। कैथल में हरियाणा के सीएम खट्टर ने गांव गोद लिया, जिसके हालात में भी कोई सुधार नहीं हुआ, और जो अधिकारियों ने गांव गोद लिए उनका हाल अब हम आपको बताते हैं। गोद लिए गांव को भूले अधिकारी। कैथल में जिला राजस्व अधिकारी के गोद लिए गांव में गंदगी का अंबार। जिला राजस्व अधिकारी ने गांव टीक को लिया है गोद। आज तक गांव की अधिकारी साहब ने नहीं ली सुध। कैथल में अधिकारियों ने करीब 3 दर्जन गांव ले रखे हैं गोद। गांव में भी नहीं सुधरे हैं हालात। एक तरफ हिसार में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बैठक का आज दूसरा दिन है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन बैठक में हैं और बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों एक गांव भी आदर्श नहीं बना पा रहा है माननीय। क्या आदर्श ग्राम योजना के विकास कार्यों की भी होगी समीक्षा? क्या आदर्श ग्राम योजना मजबूरी बन गई? जब एक गांव आदर्श नहीं बन पा रहा तो पूरा इलाका कैसे आदर्श बनाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, जब एक गांव आदर्श नहीं बना पा रहे हैं तो पूरा जिला या पूरा राज्य कैसे आदर्श बनाया जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। खास खबर देख रहे हैं आप, और इस खास खबर में हम बात उन गांवों की कर रहे हैं जिन्हें माननीयों ने गोद लिया है, जिन्हें अधिकारियों ने गोद लिया है, लेकिन नतीजा वही ढाक के दिन बाद। चर्चा करने के लिए खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। रिपोर्ट भी आपने देखी और इस पूरी चर्चा को भी आपने सुना कि किस तरीके से, और आंकड़े भी यही बयान कर रहे हैं कि भले ही कितनी भी बातें कर ली जाए पर उन योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए ये शायद अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, इसके पीछे जो भावना थी वो ये थी कि भाई सांसद लोगों की अपने अपने क्षेत्रों में कोई एक ऐसा गांव जो पहले से थोड़ा बड़ा हो, सेंट्रली लोकेटेड हो, उनका अपना नहीं हो, इस तरह का एक गांव लें और उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम रूरल एरिया में चाहते हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे वो पैदा करें ताकि वो एक गांव, एक आदर्श गांव उस एरिया का बने और उस गांव से दूसरे लोग भी सीख लें और उस तरह का काम उसमें आगे बढ़े। और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने राज्यों से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो एमएलएज हैं वो भी अपने गांव ले लें, और फिर जैसा एक भेड़ चाल होती है कि फिर उसमें भाई अफसर भी काम ले लें, तो गनीमत है अफसरों तक ही रुका है, उसके नीचे नहीं गए, नहीं तो पता लगता और कौन कौन लोग ले लें।
गांव गोद ले लेते अब ये है कि सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है। वो इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है कि आज जो देश की राजनीति और राजनेता हैं उनका कोई स्टेक नहीं है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए, वहाँ के लोगों को सहूलियत देने के लिए। ये एक हकीकत है और इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी हो। ये जो एक लीडर वाली, नेता वाली जो बात हो गई है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको चुनाव जीतना है, जाति के आधार पे जीतना है, धर्म के आधार पे जीतना है, दारू बांट के जीतना है, पैसे बांट के जीतना है, तो उसको काम में कोई रुचि नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, मान लो आप अपना एक घर ही बनाना चाहते हैं, तो पहले आप कोई इधर उधर भागना पड़ता है, आप एक अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, वो आपको प्लान करके देता है, फिर आप अच्छे सामान की तलाश में घूमते हैं, फिर आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्ट करे उसको ढूंढते हैं। मतलब इस तरह से है। ऐसे ही आदर्श गांव बनाने के लिए पहले माननीय जो हैं एमपी या एमएलए जो हैं उनको बैठ के गांव चुनना होगा। सबसे पहली बात यह है कि गांव चुने, फिर उस गांव में क्या क्या कमियां हैं, उन गांव में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में वो करें। फिर उनको वहां बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे एक मंत्री महकमे में बैठ के करता है या नहीं, तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो 30 योजनाएं इसमें लाई गई हैं, चाहे वो पंचायत स्तर की हैं, कुछ राज्य स्तर की हैं और कुछ इसमें केंद्र स्तर की हैं, तो उन योजनाओं को हम कैसे कन्वर्ज करें, उनको कैसे समावेशित करके और एक प्लान बनाएं कि भाई मेरा ये आदर्श गांव है, इस आदर्श गांव में मैं ये सब करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो आगे बढ़े कि भाई ये फंडिंग इसमें इसके लिए होनी चाहिए। अगर मेरे यहाँ स्कूल नहीं है तो स्कूल का वो खाका बनाए, तो फंडिंग कहाँ से होगी, किस योजना में होगी। अगर हेल्थ में कोई इश्यूज हैं तो वो कैसे वहाँ पे होंगे। अगर सड़कें नहीं हैं, पानी की सुविधा नहीं है, नल बिजली सड़क, देखिए किसी भी आदर्श गांव में पहला नल बिजली सड़क, दूसरा आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई वहाँ क्रिमेशन ग्राउंड ठीक है, कम्युनिटी हॉल ठीक है, और वहाँ पर दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो ऑफिसेज हैं जहाँ पब्लिक का इंटरेक्शन है वो ठीक हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे व्यापार को लेकर के वो क्या क्या हब, कोई मंडी बना सकते हैं, कोई डेयरी का वहाँ पे प्लांट खोल सकते हैं, किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो उस सब में आपको बैठना पड़ेगा। अब आपकी तो रुचि नहीं है। अब जब एमएलएज एमपीज की इस काम में रुचि ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप उनको कहिए तो वो कहेंगे साहब हमारे पास फंड नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक समस्या जो है इसकी रही, इसीलिए ये सक्सेस नहीं हुआ, ये फेल हो गया। बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं, संवाददाता कैथल से इस वक्त। अनिल, धरातल पर क्या हकीकत है इन गोद लिए हुए गाँव की, आप विस्तार से बता पाएंगे? जी रेणु, जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हर एक सांसद और हर एक अधिकारी जो है हर एक गांव को गोद ले और गोद लेके उसके अंदर जो है बेसिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। तो उसके बाद हर एक अधिकारी और सांसद के अंदर दौड़ मच गया था कि गांव को गोद लिया जाए। इसके तहत कैथल जिले में भी कुछ जो गांव थे वो गोद लिए गए थे। हालांकि अगर धरातल पे देखे जाए तो वहां पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों ने गोद लिया है, आधे से ज्यादा अधिकारियों को तो उन गाँव का नाम ही नहीं पता और जाना तो बहुत दूर की बात है। तो गांव वालों की जो ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि जब हमें गोद लिया गया था, गोद लेने के बाद जो है हमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। उसके बावजूद जो है आज तक जो है वो अधिकारी ने दौरा तक भी नहीं किया, तो वो बुनियादी सुविधाएं कब और कहाँ कैसे उपलब्ध करवाएगा। जी रेणु। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। संवाददाता अनिल चौधरी जुड़े हुए थे। सुरेंद्र जी, सुना आपने कि इन आकाओं की तो कई लोगों ने सूरत तक नहीं देखी है। उस गांव में महज शौक में क्या कहें गोद ले लिया और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये फोकस अफसरों पे ला रहे हैं, देखिए ऑफिसर लेवल में कोई भी ऑफिसर का अपना एक जिम्मा है, उसका अपना एक एरिया है जहाँ उसकी चलती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मान लीजिए कोई हेल्थ सेक्रेटरी है तो वो जाके पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग बना देगा। तो अफसरों के गोद लेने वाली बात का तो कोई मतलब नहीं था। ज्यादा से ज्यादा इतना था कि भाई हेल्थ सेक्रेटरी है तो उसने गांव लिया तो कम से कम वो अपनी एक हेल्थ फैसिलिटी को वहां पे देख सकता है। तो ये तो मैंने कहा ना, एक नियम हो गया। जैसे उस दिन आपके यहाँ बहस हो रही थी कि भाई मनरेगा में हम साल में 100 दिन, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट को महीने में 100 घंटे। तो ऐसे ही कि भाई अब अफसर भी गोद ले लो, ये भी गोद ले लो, मोहल्ले वाले भी गोद ले लो, ऐसे थोड़ी होगा। देखिए गांव को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तो उसमें फंड चाहिए, योजनाएं हैं
जो सरकार ने कहा है इन योजनाओं का समावेश करेगा। और वो जिम्मेदारी इसीलिए एमएलएज और एमपीज को दी गई थी। केंद्र सरकार ने एमपीज से कहा और राज्यों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एमएलएज को कहा। अब अगर ये सारे एमएलएज और एमपीज मान जाते और उसमें अपनी जान लगा देते उसको विकसित करने के लिए, तो कम से कम 5 साल के शासनकाल में इस देश में कम से कम 10,000 गांव जो है अच्छी तरह से विकसित हो जाते। लेकिन जो मेरा यही कहना है कि इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, न इसमें कहीं पैसे बनाने की गुंजाइश है। बिल्कुल, इसीलिए शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लौटेंगे आपके पास। रमन मलिक हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, गांव गोद लिए गए, लेकिन उन गांवों की दुर्दशा जो है वो आज भी वैसी ही है जैसी कि पहले थी। चाहे वो मुख्यमंत्री साहब ने गांव गोद लिया हो, चाहे किसी अधिकारी ने गोद लिया हो, चाहे किसी अन्य सांसद ने गोद लिया हो। सवाल ये है कि योजनाएं बड़ी जोर शोर से लागू कर दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ये एक महत्वाकांक्षी योजना आखिर क्यों परवान नहीं चढ़ पा रही? नहीं है कि ये कोई परवान नहीं चढ़ पा रही, और ये बहुत एक सिलेक्टिव खबरें आप बोल रहे हैं। बहुत सारी जगह जो रिक्वेस्ट होती हैं, टेंडर्स होते हैं, चीज़ों के फॉर्मेशन होती है, वो हो चुकी हैं, बहुत आगे एडवांस स्टेजेस में हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कई बारी हर एक व्यक्ति से नहीं मिल पाते हर एक अधिकारी कि वहाँ पे जाएं और दिख जाएं, लेकिन मूलतः सारे के सारे अपने विषयों को बहुत संजीदा तरीके से लेते हैं। और ये कहना कि नेता आप जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या डीसी हैं वो ये नहीं कर, मैं ये नहीं बोलता कि 100% हम लोग करेक्ट हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और बहुत सारी काम जो अपने हैं उनको भी करते हुए इसको भी देख रहे हैं। कहीं पे डिस्पेंसेशन नहीं होंगे जिन गांवों को आपने कहा कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उन गांवों के आंकड़े हैं जहां विकास नहीं हुआ। आप सुनने की चेष्टा करिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। भावना रखिए, सवाल पूछते हैं तो सुनने की भावना रखिए। बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, क्योंकि आपके सवाल से ही जवाब जो है संतुष्टि वाला नहीं है, इसलिए सवाल निकलना जायज है। बोलिए। जवाब नहीं दूंगा, जवाब जो तथ्य हैं उनके साथ दिए जाते हैं। मीडिया की संतुष्टि के लिए जवाब नहीं दिए जाते या व्यक्तिगत विचारों के लिए जवाब नहीं दिए जाते। यहाँ ये व्यक्तिगत विचार आप रख रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत विचारों के लिए पूछ रही हूँ। अगर आपने डिबेट करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपना मसौदा ठोकना है। रमन मलिक जी, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे को तकलीफ इस बात से है कि आप सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके मैंने पूरे धैर्य पूर्वक आपकी बात सुनी। रमन मलिक जी, धैर्य पूर्वक बात नहीं सुनी। मैंने धैर्य पूर्वक आपकी बात सुनी। मैंने सवाल के अंत में, जवाब के अंत में आपसे पूछा कि आपके पास शायद उन गांवों के आंकड़े नहीं है जो विकसित हो रहे हैं, पर हमारे पास उन गांवों के आंकड़े हैं जो अभी विकसित नहीं हो रहे हैं। देखिए, कहीं पे भी जब आप किसी टेंडर को फ्लोट करते हैं उसके पहले बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है और टेंडर फ्लोट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जब काम करा जाता है और भाई भतीजेवाद के बिना काम करा जाता है तो यही होता है। लेकिन अगर आपको उसी चीज की आदत हो कि आपको भाई भतीजेवाद में फायदे दिलवाने की आदत है, तो और उसके लिए आप ये बोलें कि जी यहाँ ये काम नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी के काम को लाने के लिए समय लगता है, क्योंकि एक सिस्टम बन गया हुआ है कि खाने के लिए कोई भी काम कैसे भी करवा दीजिए। ये सरकार इन चीजों में बिलीव नहीं करती है। और जहाँ तक आपका विषय है, मैं आपको बहुत जल्द एक सूची दूंगा जिसके अंदर जिस गांव को गोद लिया हुआ है वहाँ क्या क्या काम हो चुका है। हम तो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं सर, हम तो ग्राउंड जीरो पे खुद पहुंच जाते हैं। आपकी रिपोर्ट तो बहुत पीछे है। रमन मलिक जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। आपके पास रिपोर्ट तब आती है जब अधिकारी उसको पहुंचाते हैं, पर हम हर रोज हर वक्त, हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी, हम खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर तस्वीरें देख रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। नरेश शर्मा जी, उन तमाम गांवों के हालात आज तक नहीं सुधरे जिनको माननीयों ने गोद लिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब कोई प्रक्रिया पारदर्शी होती है उसमें समय लगता है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है क्या? नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? और ये सब जो इल्जाम दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं, ये पुरानी हो चुकी है ये बातें, इन पर जनता विश्वास नहीं करती। अब हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। 2 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हो गए। अब का प्रदेश की जनता रिजल्ट चाहती है। तो ये 500 में काम किए जा रहे, अपनी पीठ थपथपाने के बाद नहीं आते, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ,
मलिक साहब लिपापोती कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सांड पर कर रहे हैं क्या? जमीन पर तो कोई दिखाई नहीं देता। जल से रैलियां आप आयोजन कर रहे हो, उनमें कुर्सियां खाली पड़ी रही है। जनता इनको नकार चुकी है, आधारहीन सरकार है और अब जनाधारहीन भी हो चुकी है। इनके साथ जनता नहीं है, जनता तो बात जो रही है कि इनको कैसे सबक सिखाया जाए, जनता को सबक सिखाने का, मतदान करने का अवसर मिले। एक भी सीट अगर खाली होगी तो वो मुख्यमंत्री की करके देख लो, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होनी तय है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, प्रदेश बेहाल है और ये अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे। तो आज इन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात और कुठारघात किया है। चलिए नरेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। वही आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। रमन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में बने रहने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी तमाम सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी।
अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। जो एक तरफ कार्यकारिणी का मंथन चल रहा है, एक तरफ जहां बड़े बड़े वायदे किए गए, दावे किए गए, वहीं दूसरी तरफ हकीकत क्या है हम लगातार आपको उससे रूबरू करा रहे हैं। चाहे अस्पतालों की हालत हो, शिक्षा की हालत हो, आदर्श गांव जैसी योजना की हालत हो या किसी भी योजना की हालत हो, पूरे प्रदेश में कमोबेश उसकी कमी दिखाई दे रही है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, जो बातें कह रहे थे रमन मलिक, क्या आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं जिस तरीके से वो दलील दे रहे थे? नहीं, देखिए वो तो मैंने बताया ना कि वो जब तक कोई आप फैक्चुअल बात ना करें कि हमारे बहुत गांव हैं, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, मैं आपको दूंगा, बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा हो रहा है, यहाँ पे सर्वे हो रहा है, यहाँ पे टेंडर छूट रहे हैं, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। आदर्श गांव, नॉर्मल गांव, किसी गांव में सड़क बनाने, बिजली के खंभे लगाने की योजना नहीं है। ये योजना ये है कि जो व्यक्ति गांव को चुन रहा है, सांसद या विधायक, उसको ये बताना है कि ये मेरा गांव आज ऐसा है जो मैंने चुना है और मेरा ये ब्लूप्रिंट के बाद मेरा ये गांव ऐसा दिखाई देगा, उसका मेरा ये रोड मैप है, ये योजनाएं इसमें आके काम करेंगी और इस तरह से मैं इस गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा। अब मेरे पास तो कोई जानकारी है नहीं, आपके पास हो तो आप बताइए कि किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने या इवन मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर भी लोगों को ये बताया है, कहीं पे ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है, कोई ऐसा रोड मैप है कि साहब मेरा ये गांव आदर्श होके ऐसा हो जाएगा, ताकि लोगों को उससे कुछ एनकरेजमेंट मिले। तो वो स्थिति तो है नहीं। जब वो स्थिति नहीं है तो आप खाली बातें बोलते जाइए। मैं हर बार कहता हूं कि भाई आपकी सरकार है बीजेपी की, आप ही की केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जब केंद्र में नेता बोलते हैं कि हमने ये काम किया, ये प्रोग्रेस है, वो फिजिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स बताते हैं, तो आपकी सरकार में कोई भी प्रवक्ता, कोई भी मंत्री फिजिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स क्यों नहीं बताता है? बिल्कुल। तो क्या हो नहीं रहा है? खाली बातें ही हो रही हैं क्या? खाली टेंडर ही छूट रहे हैं? हमने स्वच्छ है, हमारी ई प्रक्रिया हमने शुरू कर दी, हमने ये कर दिया, ये कर, मतलब आप में उसमें अचीवमेंट क्या है? बिल्कुल, ये है इसमें समस्या। बिल्कुल। और इस समस्या का समाधान आप क्या देख रहे हैं सर? कि कैसे ये समस्या निपटे और वाकई ये हो भी पाएगा या नहीं है, जो सपना देख रहे हैं, या फिर हम अगले 5 साल फिर इंतजार करेंगे इन सब चीजों का? देखिए, एक तो इसमें क्या है कि जो मोदी जी ने योजना लगाई, जैसे अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये सरकार, अरे भाई ये योजना ये सरकार नहीं है। आदर्श ग्राम तो आपके भी विधायकों को चुनने थे, बिल्कुल। वो इनेलो के विधायकों भी चुनने थे, अगर कोई इंडिपेंडेंट है उनको भी चुनने थे। तो वो क्या कर रहे हैं? आप खाली सरकार जैसे ये सरकार की योजना है और इन्हीं को गांव लेने थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सरकार ने जो गड़बड़ की है वो ये है कि अफसरों को इसमें डाल दिया, और अफसरों को डाल दिया तो सरकार डल गई। अब सरकार डल गई तो जिस गांव में काम नहीं होगा सरकार पे उसकी बात उठेगी। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इस योजना में मौजूदा स्थिति में जो हमारी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, पॉलिटिकल जो क्वालिटी है,
उसका कोई स्टेक है, कोई इंटरेस्ट है, वो कोई इतना भागा दौड़ी करके इसमें कुछ करेगी, तो मुझे नहीं लगता ये योजना आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इसमें यही है कि जैसा जो लोग जानते हैं सरकार को, केंद्र की सरकार को और उसके लीडर को, तो इतना हो सकता है कि एक जिन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, गांव भी गोद नहीं लिया, कोई काम भी नहीं किया, तो हो सकता है उनको उसकी कीमत अगले चुनाव में चुकानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और यह कीमत कितनी भारी पड़ेगी और आम जनता को कितनी भारी पड़ रही है, अगर इसका अंदाजा लगा लिया जाए तो यकीनन परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।